नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट कल यानी दिनांक 1/12/2024 को एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों का साइंस का आंसर की मैं ला दिया हूं। जी हां दोस्तों, साइंस का मैं आंसर की ला दिया हूं। ये एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल पर भेजा है। अगर आपके पास भी आज का क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल पर भेजिए, हम उस क्वेश्चन का आंसर की ज़रूर बताएंगे। और देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, इस चैनल पर आप लोगों को सर सीवी रमन और रामानुजन टैलेंट टेस्ट से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए और कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आप लोगों का सवाल क्या है। सबसे पहला आप लोगों का सवाल है कि जाइलम ऊतकों में क्या नहीं पाया जाता है। तो जाइलम ऊतकों में छलनी ट्यूब नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जाइलम ऊतकों में छलनी ट्यूब नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए अगला जो सवाल है, और इसमें क्वेश्चन आप लोगों को सीरीज वाइज नहीं है, कहीं पे 1 नंबर है, कहीं पे 4 नंबर है, कहीं पे 17 नंबर है, फिर 3 नंबर है, फिर 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग कौन से सही किए थे। देखिए अगला सवाल है देखिए हाँ, 1 नंबर हो गया, उसके बाद 4 नंबर है। देखिए 4 नंबर का है कि बांस के तने का तेजी से लंबा होना किसके कारण होता है। बांस के तने का तेजी से लंबा होना किसके कारण होता है। तो वो होता है अंतर विभाजक विभेद्योतक ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ये जो लगाए हैं वो गलत है आप लोग का, ये आंसर कैम्बियम आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। देखिए अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जानवर में संवहनी तंत्र होता है। किस जानवर में संवहनी तंत्र होता है। तो स्टारफिश में भी संवहनी तंत्र होता है, और हाइड्रा में भी होता है, और जेलीफिश में भी होता है। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या क्या देती है। तो प्रति इकाई समय में संपीड़न और विरलन की संख्या आप लोगों को टाइम पीरियड देती है, यानी समय अवधि देती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। सभी लोग मिला लेंगे, ये क्लास 9th का शायद है ये क्वेश्चन। आप लोग सही करेक्ट कर लीजिए, आप लोगों का चांस है। आप लोग अगर सही किए होंगे तो आप लोगों का चांस है बिहार टॉप यानी सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में टॉप करने का। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है 13 नंबर है कि कथन जल में द्रव्यमान के अनुसार 10% ग्लूकोज का तात्पर्य क्या है। यानी जो ये स्टेटमेंट है इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जल के द्रव्यमान के अनुसार 10% ग्लूकोज, यानी 100 ग्राम जल में 10% ग्लूकोज है। यानी 100 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज है। 100 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम पानी में घुला। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों को टोटल 1 घंटा का समय मिलेगा, और ये भी जानकारी बताई थी कि इस सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब किससे क्या होने वाला है। देखिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटॉप की विशेषता से मेल नहीं खाता है। आइसोटॉप क्या होता है। तो जिनका परमाणु संख्या समान होता है। तो देखिए आइसोटॉप, कुछ तत्वों के आइसोटॉप रेडियोधर्मी है, इसमें है कि मेल नहीं खाता है, यानी कुछ तत्वों का आइसोटॉप रेडियोधर्मी है, ये सही है। और अगला है कि आइसोटॉप विभिन्न तत्वों के परमाणु है, यही आप लोगों का मेल नहीं खाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। आइसोटॉप में न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न होते हैं, और आइसोटॉप में समान रासायनिक गुण वाले होते हैं, क्योंकि वो एक ही तत्वों के परमाणु से बने होते हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी यानी आइसोटॉप विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं, यही हम लोग का विशेषता मेल नहीं खाता है आइसोटॉप से। देखिए अब जो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोबार नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोबार आखिर होता क्या है। तो आइसोबार ऐसा होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान ऊपर वाला होता है और परमाणु संख्या नीचे वाला होता है। तो परमाणु संख्या किसका किसका भिन्न है। तो ये भिन्न है और ये भिन्न है, और इन दोनों का द्रव्यमान संख्या समान है। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। कितना नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए अगला सवाल है कि स्रोत की प्रवाह
किए बिना NH3 अणु के एक नमूने में द्रव्यमान के अनुसार 82.35% नाइट्रोजन और 17.65% हाइड्रोजन होता है। यह डेटा समर्थन करता है। तो यह डेटा जो समर्थन करता है वो निश्चित अनुपात का नियम का समर्थन करता है, निश्चित अनुपात का कानून का समर्थन करता है। ये 9th क्लास में है, निश्चित अनुपात का नियम, अनिश्चित अनुपात का नियम ये 9th क्लास में दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सवाल कि जब बर्नर द्वारा उबलते पानी को लगातार गर्मी की आपूर्ति की जाती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान क्या होता है। तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है कि डज नॉट राइज एट ऑल, यानी बिल्कुल नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि जो पानी का तापमान है वो वाष्प के रूप में बदल के उड़ जा रहा है, यानी पानी का द्रव्यमान कांस्टेंट हो जाता है। पानी जब उबलने लगता है तो पानी 100 डिग्री तापमान पर कांस्टेंट हो जाता है, और आप उसमें आप गर्मी की आपूर्ति करते हैं वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होते जाता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है, यानी बिल्कुल नहीं बदलता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। और मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपके पास आज जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन है तो आप हमें एक ईमेल पर भेजिए, हम उसका आंसर देने वाले हैं। देखिए अगला सवाल है कि वह घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ते हैं क्या कहलाता है। यानी वह घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक माध्यम में सिकुड़ते हैं क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ये स्टूडेंट का भी ये क्वेश्चन सही है। अगला है जो सवाल होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर के लिए सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर के लिए सत्य है, यानी कोई पिंड शरीर हमारा एक मान लीजिए पिंड है तो कौन सा एक पिंड के लिए सत्य है, तो ये सत्य है कि इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है, यानी एक समान त्वरण से गिरता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला जो सवाल है देखिए, अगला सवाल है कि जब दो समान पिंड गति में होते हैं तो उच्च वेग वाले पिंड में क्या होता है। तो उच्च वेग वाले पिंड में उच्च गतिज ऊर्जा होती है, हाइयर, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही होता है 1/2 mv², यानी हाई वेग है v ज़्यादा है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। देखिए अब अगला सवाल है कि सोल और जेल किसके उदाहरण है। सोल और जेल किसके उदाहरण है, तो सोल और जेल ऑप्शन बी, यानी सोल एक ठोस तरल कोलाइड का उदाहरण है और जेल तरल ठोस कोलाइड का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। और ऐसे ही आंसर की पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए अगला है सवाल कि एक पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग हो जाएगा। पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि पिंड का जो रैखिक संवेग है वो वही रहेगा, एक ही रहेगा, यानी रिमेन द सेम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है जो आप लोगों का सवाल है कि कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका निर्माण जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ना कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए अगला सवाल है कि जब एक वस्तु एक समान वेग से चलती है तो उसका ढलान क्या होता है। यहाँ पर ढलान पूछ रहा है, यानी उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण पूछ रहा है। जब एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण 0 होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। तो चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर सही है हम लोग का, ऑप्शन सी। अगला है कि जब कंपन करने वाले वस्तु पीछे की ओर चलती है तो यह निम्न दबाव का एक क्षेत्र बनाती है, जिसे क्या कहता है, जिसे हम लोग विरलन कहते हैं, यानी रेयरफैक्शन कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगला है सवाल कि फनारिया डैश भाग से संबंधित है। फनारिया किस भाग से संबंधित है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि फनारिया एक ब्रायोफाइटा भाग से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है, ना कि एमनोनियोटा से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ये है आप लोग का आंसर की आप लोग का क्लास 9th का। तो मिला लीजिए आप लोग का कितना सही है। आप लोग 20 से अगर ज़्यादा सही है तो आप लोग का चांस है कि आप लोग
टॉप 10 में लिस्ट में शामिल होंगे। आप हमें बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही आंसर की पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।